नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राज्यपाल ने केंद्र सरकार को सीडी के साथ भेजी रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस की राष्ट्रपति से दखल की मांग। बागी कांग्रेस विधायक आज राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। असम में कांग्रेस ने जीती राज्यसभा की दोनों सीटें। रानी नराह और रिपुन बोरा निर्वाचित। त्रिपुरा में सीपीएम की झरना दास वैद्य को मिली जीत। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और जल्द खरीद पर जोर। रक्षा खरीद परिषद को मिला फास्ट ट्रैक सौदे का अधिकार। भारत चीन के बीच सेतु बन सकता है नेपाल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। तिब्बत के रास्ते नेपाल में रेल लाइन बिछाने पर राजी चीन। दोनों देशों के बीच ट्रांजिट व्यापार समेत 10 करार। और क्यूबा में ओबामा और कास्त्रो के बीच ऐतिहासिक वार्ता। ओबामा ने कहा, क्यूबा के अंदरूनी मामलों में अमेरिका नहीं देगा दखल। क्यूबा की सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग। खबरों को तफसील से जानते हैं। उत्तराखंड की लड़ाई सोमवार को राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां बीजेपी ने हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, तो कांग्रेस ने केंद्र पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। और इस बीच बागी कांग्रेस विधायक आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट को लेकर कल रायसीना हिल्स पर खूब जोर आजमाइश हुई। पहले राज्य के बीजेपी विधायक और सांसद मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। तो कुछ देर बाद ही कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। दोनों दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने अपना अपना पक्ष रखा। बीजेपी ने उत्तराखंड के सियासी संकट को संवैधानिक संकट बताते हुए हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है कि आप गवर्नर को निर्देश दें कि सबसे पहले सरकार को भंग करें, उसके बाद विश्वास का मत हासिल करने के लिए कोई समय दे जिसमें हम सिद्ध कर सकेंगे कि हमारे पास अधिकतम विधायक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के नेतृत्व में गए पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से राज्य में कानून का शासन सुनिश्चित करने की गुजारिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र और बीजेपी असंवैधानिक तरीकों से राज्य सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। हमारे जो एमएलएज हैं वो बीजेपी की सरकार ने और बीजेपी की पार्टी ने बंदी बना के रखा है और उनसे स्टेटमेंट दिला रहे हैं। राष्ट्रपति जी से ये निवेदन किया है कि गवर्नर ने जो पहला निर्णय लिया है 28 तारीख का, 28 मार्च को ही चीफ मिनिस्टर अपना बहुमत सिद्ध करे। हालांकि बीजेपी ने पहले 9 बागी विधायकों को भी राष्ट्रपति से मिलाने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं आए। बीजेपी ने उनके समर्थन की चिट्ठी का दावा जरूर किया। अब बागी कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वो आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर महामहिम राष्ट्रपति ने इस सरकार को बर्खास्त नहीं किया तो कल हम पूरे कांग्रेस के जो 9 विधायक हैं, हम भी महामहिम राष्ट्रपति से समय लेंगे और ये मांग करेंगे कि इस अल्पमत की सरकार को जो सदन के अंदर गिर गई है, बजट पे गिर गई है, उस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इस बीच उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। राज्यपाल ने 18 मार्च को विधानसभा में हुई घटना की सीडी भी भेजी है। साथ ही 18 मार्च को बीजेपी और कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की मुलाकात का भी इसमें जिक्र किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले कांग्रेस ने बागी नेताओं पर कार्रवाई करते हुए साकेत बहुगुणा और अनिल गुप्ता को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस ने बागी नेताओं पर कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी के संयुक्त सचिव अनिल गुप्ता को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं राज्य में पार्टी की 9 इकाइयों को भंग कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बाहुबल, धनबल, सत्ताबल से निर्वाचित सरकारों को अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के मुंह से इस तरीके के आरोप सुनना थोड़ा सा मुझे नागवारा गुजरा। इधर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बीजेपी 36 विधायकों के साथ होने का दावा कर रही है। सरकार अपना मत खो चुकी है, बहुमत हमारे साथ है। आज भी 70 में से 36 एमएलए हमारे पास हैं। तत्काल महामहिम राज्यपाल को सरकार भंग करना चाहिए। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को 26 मार्च तक विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देना है। उन्हें दल बदल कानून के तहत नोटिस दिया गया है। राज्यपाल ने 28 मार्च तक मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने को कहा है। 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 36 विधायक हैं। इनमें से 9 बगावत पर उतर आए हैं। वहीं बीजेपी के 28 विधायक हैं। 6 विधायकों का प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य की दोनों राज्यसभा सीटें जीत ली हैं। बीजेपी और क्षेत्रीय दल बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक सदस्य के क्रॉस वोटिंग से भी कांग्रेस को फायदा मिला। कांग्रेस के रिपुन बोरा और रानी नराह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। बोरा को 38 जबकि नराह को 47 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार महावीर प्रसाद जैन को कोई वोट नहीं मिला। कांग्रेस की 66, एआईयूडीएफ के 17 विधायकों, बीजेपी और बीपीएफ के एक विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट दिया। एजेपी, बीजेपी और बीपीएफ के बाकी सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिससे उत्साहित कांग्रेस इसे विधानसभा चुनाव की झलक करार दे रही है। इधर त्रिपुरा से सीपीएम के झरना दास वैद्य ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के ज्योतिर्मय नाथ को हराया। ऐसे टारगेट था हमारा 47 मिला है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज चला गया है अपोजिशन के लिए कि इन लोगों ने जितना भी कोशिश करेगा नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में इन लोग कामयाब नहीं होगा, हम लोग कामयाब होगा। यही हमारा राज्यसभा इलेक्शन से ही पता चला है। 4 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का सोमवार को आखिरी दिन था। 25 निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के साथ ही अब कुल 561 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी बीच बीजेपी नेता सिद्धार्थ भट्टाचार्य और हेमंत बिश्व शर्मा सहित 176 उम्मीदवारों ने 11 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दायर किए। दूसरे चरण में असम को 61 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। केरल में 20 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल देने के कांग्रेस सरकार के फैसले की चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। ये योजना 1 अप्रैल से अमल में आनी है और 16 मई को विधानसभा चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लगी है। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह मामला राज्य के मुख्य सचिव पीके मोहंती की अगुवाई वाली समिति को भेजा है। समिति से यह बताने को कहा गया है कि क्या इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार ने यह फैसला चुनाव की घोषणा से पहले किया था। केरल के खाद्य मंत्री अनूप जैकब ने कहा है कि अगर इस योजना को रोका गया तो राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी। और जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती सोमवार को दिल्ली आईं। राज्य में सरकार गठन की कोशिशें तेज करने के सिलसिले में आज महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई बातचीत के बाद 5 दिन के भीतर ये महबूबा की दूसरी दिल्ली यात्रा है। पिछली बैठक में दोनों पार्टियों के बीच सरकार बनाने को लेकर हुई बातचीत सफल नहीं रही थी। पीटीआई के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कल शाम पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ एक बैठक की थी। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो पीडीपी की कोई भी नई शर्त नहीं मानेगी। और इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि राज्य में अगर पीडीपी और बीजेपी की सरकार नहीं बनाने की सूरत में नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। मुलाकात के बाद उमर ने कहा कि उनकी पार्टी खरीद फरोख्त करने की बजाय मध्यावधि चुनाव को तरजीह देगी।
उन्होंने कहा कि कोई मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता, लेकिन सरकार नहीं बनने पर चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। अगर बीजेपी और पीडीपी एक साथ नहीं आते, अगर उसके बाद पीडीपी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेती है, तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को असेंबली डिसॉल्व करके नए सिरे से इलेक्शन कराने। ऑल्टरनेटिव के लिए आप हमारे तरफ मत देखिए, और ऑल्टरनेटिव में अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात चलेगी तो उसके भी हम हक में नहीं हैं। और रक्षा मंत्रालय ने कई महीनों की देरी के बाद आखिरकार नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसमें ज्यादा जोर भारत निर्मित उत्पादों और तेज गति वाली खरीद प्रक्रिया पर होगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि 28 मार्च को ये रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आ जाएगा और 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नई प्रक्रिया के तहत रक्षा खरीद परिषद को भी फास्ट ट्रैक सौदों का अधिकार मिल गया है। पहले युद्ध के समय ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का पालन होता था, लेकिन अब रक्षा मंत्री के नेतृत्व वाली डीएसी ही फैसला कर सकती है। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह बताया कि डीएसी ने रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुख्य अध्याय को अंतिम रूप नहीं दिया है और इसे कुछ महीनों में पूरा किया जाएगा। साथ ही नई काली सूची नीति भी अगले महीने अलग से जारी की जाएगी। डीपीपी के कई पहलुओं को डीएसी ने फरवरी में ही मंजूरी दे दी थी। पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर हमले के सिलसिले में एनआईए ने मारे गए 4 आतंकियों की तस्वीर सोमवार को जारी की। एनआईए ने आतंकवादियों के हुलिये के साथ ही उनकी लंबाई का भी ब्यौरा दिया। आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने कहा है कि आतंकवादियों में से एक के दोनों पांव में अंगूठा नहीं था। एनआईए ने जनता से इस बारे में सूचना साझा करने को कहा है। सही सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और राजधानी दिल्ली में 15 अप्रैल से लागू हो रहे ऑड इवन फॉर्मूले में इस बार स्कूल की बसों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण बस सेवा के साथ मेट्रो फीडर बसें चलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पूर्व सैनिकों की मदद लेने का फैसला भी किया गया। करीब 400 पूर्व सैनिकों और 5000 स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी। हालांकि नियम तोड़ने पर जुर्माने और छूट की घोषणा 8 अप्रैल को की जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दलितों के लिए आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विरोधियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दलितों से उनका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शिलान्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल
उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है, फिर भी झूठ चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहकर सीमित नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। उन्होंने समाज के एकीकरण का काम किया। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। दिल्ली में बनने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का काम अगले 2 साल में पूरा होगा, जिसमें 95 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही सरकार बाबा साहेब की कर्मस्थली रही 5 जगहों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। महू, नागपुर, दिल्ली और मुंबई और लंदन में अंबेडकर की याद से जुड़ेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और मुंबई में देवनार डंपिंग ग्राउंड में 3 दिन से लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इससे आसपास के कई इलाकों में हवा जहरीली हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, तो केंद्र ने टीम भेजने का फैसला किया है। देवनार के इस डंपिंग ग्राउंड में आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन यहां से निकला धुआं कई इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। आग 3 दिन पहले लगी थी, जिस पर सोमवार को काबू पाया गया। आसपास रहने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इससे दम घुटता, ज्यादा आँख में जलन होती है और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। धुआं आता मेरे घर में पूरा भर जाता है। हम लोग को बैठने नहीं होता घर के अंदर, इतना धुआं लगती। मेरा आँख खोला क्या है, बहुत परेशानी है हम लोग को। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां और 8 वाटर टैंकर लगाए गए। बृहन मुंबई नगर पालिका परिषद को 74 स्कूलों को बंद करना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के लिए समिति बना दी है। शिवसेना को इसमें साजिश की बू आ रही है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने रख के जानबूझकर शिवसेना को बदनाम करने का एक कटकारस्ता नहीं किया। इसकी जांच तत्काल मुख्यमंत्री जी ने करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए टीम भेजने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। We will give appropriate advice to the state government, directions to the state governments and the Mumbai Corporation, and also will ask them to take stern action against violators. देवनार मुंबई के बड़े डंपिंग ग्राउंड्स में से एक है। 326 एकड़ में फैले इस ग्राउंड में 27 जनवरी को भी आग लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई है। शिक्षा के अधिकार कानून के 6 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद बच्चों का स्कूल नहीं जाना चिंता का विषय है। उपराष्ट्रपति ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मनरेगा की तरह इसका विशेष ऑडिट कराने की सलाह दी। इस सम्मेलन में शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। Primarily the responsibility of states. The central government directly finances 60% of education through programs such as Sarva Shiksha Abhiyan. As many as 66% of India's primary school students attend government schools or government aided schools. Poor offtake from the schemes is another area of concern. Of the money set aside for Sarva Shiksha Abhiyan during the 2015-16, only 57% was released till September 2015, according to an Accountability Initiative report. और पहले राष्ट्रीय किसान उन्नति मेले का दिल्ली में सोमवार को समापन हो गया। 3 दिन तक चले इस मेले में देश भर से करीब 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। मेले में 500 से ज्यादा सरकारी और निजी संस्थाओं ने नई तकनीक और सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट परिसर में 3 दिन तक किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीक के बारे में बताया गया। इस दौरान किसानों का वैज्ञानिकों के साथ संवाद हुआ। मेले में पशु, कृषि उत्पाद,
बीज, कीटनाशक और उपकरण भी प्रदर्शित किए गए। जो पिछले वर्ष उत्पादन हुआ था उससे इस वर्ष ज्यादा उत्पादन होगा, क्योंकि किसानों ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है और वैज्ञानिकों ने सहयोग किया है। 2 वर्ष के अंदर 154 नई किस्मों के बीज किसानों के पास पहुंचे हैं। किसानों ने इस मेले में जमकर खरीदारी की। शिरकत करने आए किसान इस आयोजन से खासे उत्साहित नजर आए। खेती घाटे का सौदा बन के जा रही है, तो छोटा किसान अच्छे पशु पालें, उनसे ब्रीड तैयार करें और वो बच्चे बेचें और उससे अपना पैसा कमाएं। हम वेजिटेबल पर काम करते हैं, वर्मी कंपोस्ट पर काम करते हैं, नर्सरी का काम करते हैं। अगर जानकारी लेकर अगर कोई किसान करे तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है सर। किसान मेले पहले भी आयोजित होते रहे हैं, लेकिन इनमें हरित क्रांति से जुड़े इलाकों से ही किसानों को बुलाया जाता था। इस बार देश के सभी ब्लॉकों के किसानों ने इसमें शिरकत की। मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि नेपाल भारत और चीन के बीच सेतु का काम कर सकता है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा कि नेपाल की स्थिरता भारत और चीन दोनों के लिए काफी अहम है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के विकास से नेपाल को भी फायदा उठाना चाहिए। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि चीन, भारत और नेपाल एक ही नियति को साझा करने वाले देशों का समुदाय है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक पारगमन व्यापार डील समेत 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें नेपाल तक रणनीतिक रेल लिंक परियोजना शामिल है। इसके तहत चीन तिब्बत के रास्ते नेपाल तक रेल लाइन बनाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मौके पर कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार, नेपाल के भूकंप पीड़ित इलाकों में पुनर्निर्माण के साथ सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने पर सहमति बनी है। चीन ने नेपाल को सड़क और रेल के जरिए समुद्र तक जोड़ने की बात कही है। साथ ही शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है। ओली की 7 दिन की चीन यात्रा भारत के नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। पिछले दिनों मधेशी आंदोलन के दौरान हुई नाकेबंदी ने चीन को नेपाल के साथ रिश्ते मजबूत करने का मौका दिया है। और अपने ऐतिहासिक दौरे पर क्यूबा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति राउल कास्त्रो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी व्यापार, मानवाधिकार और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका क्यूबा के अंदरूनी मामलों के दखल देने के पक्ष में नहीं है और क्यूबा का भविष्य क्यूबा के लोग ही तय करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने क्यूबा दौरे को रिश्तों की नई शुरुआत बता रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद कायम है। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के साथ साझा प्रेस वार्ता के दौरान ये मतभेद साफ नजर आए। क्यूबा में मानवाधिकार और इलाके में अमेरिकी दखलंदाजी के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हालांकि ओबामा ने माना कि पिछले 50 साल में अमेरिकी नीतियां क्यूबा के लोगों के हित में नहीं थीं। I made it clear that the United States will continue to speak up on behalf of democracy, including the right of the Cuban people to decide their own future. इस मौके पर क्यूबा के राष्ट्रपति ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई। हालांकि राष्ट्रपति ओबामा ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. The embargo is going to end. When? I can't be entirely sure, but I believe it will end, and the path that we're on will continue beyond my administration. दोनों नेताओं के बीच ग्वातानामो बे जेल को बंद करने और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर भी बात हुई। बराक ओबामा पिछले 88 साल में क्यूबा के दौरे पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अमेरिका ने क्यूबा पर पिछले 55 सालों से आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। राष्ट्रपति ओबामा के इस दौरे को आपसी रिश्ते सुधारने की बड़ी कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब मौसम से जुड़ी हुई खबर। मार्च में अब तक देश के 72% इलाकों में अतिरिक्त बारिश हुई। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 18 मार्च के बीच देश के 36 अनुमंडलों में से 26 में अतिरिक्त बारिश हुई, जबकि सिर्फ एक अनुमंडल में सामान्य वर्षा हुई। इस दौरान पूरे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अतिरिक्त वर्षा दर्ज की गई। देश के ज्यादातर हिस्सों में मार्च में बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। बेमौसम बारिश से पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ, तो महाराष्ट्र में आम की फसल पर भी इसका असर पड़ा है। पिछले साल मार्च अप्रैल के दौरान हुई बेमौसम बारिश ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया था और इसके उत्पादन में करीब 93 लाख टन की कमी हुई थी। और वहीं विश्व मौसम संगठन ने आगाह किया है कि जलवायु परिवर्तन अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने बताया कि साल 2016 के पहले 2 महीनों में तापमान ने सभी पिछले रिकॉर्ड बड़े अंतराल से तोड़ दिए। WMO ने 2015 के समुद्री सतह तापमान, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, समुद्री बर्फ के घटने और दुनिया भर में भीषण मौसमी घटनाओं का भी जिक्र किया है। संगठन के विश्व जलवायु शोध कार्यक्रम के प्रमुख डेव कार्लसन ने बताया कि इस साल बढ़ता तापमान विशेष रूप से चौंकाने वाला है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज किए जाने के बाद से पिछला महीना सबसे गर्म फरवरी रहा है। औसत तापमान 20वीं सदी के औसत से 1.21 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राज्यपाल ने केंद्र सरकार को सीडी के साथ भेजी रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस की राष्ट्रपति से दखल की मांग। बागी कांग्रेस विधायक आज राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। असम में कांग्रेस ने जीती राज्यसभा की दोनों सीटें। रानी नराह और रिपुन बोरा निर्वाचित। त्रिपुरा में सीपीएम की झरना दास वैद्य को मिली जीत। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और जल्द खरीद पर जोर। रक्षा खरीद परिषद को मिला फास्ट ट्रैक सौदे का अधिकार। भारत चीन के बीच सेतु बन सकता है नेपाल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। तिब्बत के रास्ते नेपाल में रेल लाइन बिछाने पर राजी चीन। दोनों देशों के बीच ट्रांजिट व्यापार समेत 10 करार। और क्यूबा में ओबामा और कास्ट्रो के बीच ऐतिहासिक वार्ता। ओबामा ने कहा, क्यूबा के अंदरूनी मामलों में अमेरिका नहीं देगा दखल। क्यूबा की सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए लोकतंत्र 2016।